नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है और इन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊँगा। आपका ज़बरदस्त रिवीजन होने वाला है, बहुत सी चीज़ें आपको याद होने वाली हैं। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और आप पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, अपना स्कोर करिएगा, कितना आपका सही होता है कमेंट में ये आप करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में कहा है निराशा में कौन सी संधि है। दोस्तों निराशा में कौन सी संधि है भैया? संधि विच्छेद आप करोगे खुद पता चल जाएगा कौन सी संधि है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन दोनों। कौन सा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं निराशा का। निराशा का संधि विच्छेद होता है निह धन आशा। निह धन आशा, है ना? तो आपका निह धन आशा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? निराशा। और जब दो शब्दों में तोड़ा जाता है तो प्लस के आगे अगर विसर्ग आता है तो निश्चित तौर पर वह विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, विसर्ग संधि। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन और इसमें कह रहा है संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? भैया संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय का, अज्ञेय जी का, सुदामा पांडे धूमिल का, श्रीकांत वर्मा जी का। तो मैंने आप लोगों को याद कराया है कि संसद से सड़क तक नेताजी जाते हैं और नेताजी का काफिला जाता है। नेताजी तो अकेले होते हैं लेकिन उनके पीछे बीसों गाड़ियां होती हैं। तो भैया संसद से सड़क तक जाएगा कोई तो वहां पर धूल उड़ेगी और धूल उड़ेगी तो रास्ता धूमिल होगा, अर्थात सुदामा पांडे धूमिल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन और उसमें कहा है किस छंद में 6 चरण होते हैं? भैया आप लोगों को मैंने पढ़ाया है और बताया है कि कौन सा छंद में 4 चरण होता है, कौन से छंद में 6 चरण होता है। तो मैं एक बार और बता देता हूं, जो आपका सममात्रिक छंद होता है इसमें भी 4 चरण होते हैं और जो आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है इसमें भी 4 चरण होते हैं और जो आपका विषम मात्रिक छंद होता है, इसमें 6 चरण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है, 4 चरण होगा इसमें, है ना? सोरठा ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होगा और जो उल्लाला है ये भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होगा और जो छप्पय है ना, ये आपका विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होगा, याद रखिएगा। और ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, छप्पय का निर्माण किनके योग से होता है? तो मैंने आपको याद कराया था छरऊ, है ना? क्या याद कराया था? छरऊ याद कराया था, ऐसे छरऊ, है ना? तो छप्पय का निर्माण रा से रोला और उ से उल्लाला, रोला और उल्लाला से होता है ना? छप्पय का निर्माण किससे होगा? रोला और उल्लाला से होगा और इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? भैया तत्सम शब्द हमको ढूंढना है और यहाँ पर तत्सम का अगर आप तोड़ करके देखोगे तत् धन सम में, है ना? तत् धन सम में ये टूटता है और तत् माने होता है उसके, इसका मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। उसके समान, उसके समान का मतलब क्या हो जाएगा? उसके समान माने किसके समान? उसके का मतलब यहाँ पर संस्कृत से है, तो संस्कृत शब्द को हमें चुनना है ना? इतना आप जान जाओगे तो बहुत आसानी से आप चुन ले जाओगे कि इसमें संस्कृत शब्द कौन सा है। देखिए काज जो है ये संस्कृत का शब्द नहीं है, हाथ नहीं है संस्कृत का शब्द क्योंकि हाथ को हस्त कहते हैं, है ना? काम भी नहीं है, संस्कृत में काम को कर्म कहते हैं। जो काल शब्द है ना, ये काल शब्द आपका संस्कृत का शब्द है। काल को संस्कृत में भी काल कहते हैं, हिंदी में भी काल ही कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों आपका तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से करुण का विलोम कौन सा है? भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत से लोग गलतियां करते हैं, है ना? क्योंकि करुण, करुण का विलोम क्या है? ऑप्शन दिया है निष्ठुर, निर्दय, कठोर, कोमल। कौन सा होगा? तो करुण का जो विलोम होता है वो दोस्तों होता है निष्ठुर,
है ना। और निष्ठुर का अर्थ, ये आपका निष्ठुर का अर्थ निर्दय भी होता है, कठोर भी होता है ना। तो आपको निर्दय और कठोर नहीं टिक आउट करना है, करुण का विलोम क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। इसका यही आपका ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। भैया दोहे का उल्टा पूछ रहा है। अगर आप भूलते हो दोहे का उल्टा तो मैं आपको बता देता हूं एक ट्रिक, दोष, है ना। दोष, इसी को याद रखिएगा। दोहा का उल्टा सा से सोरठा। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। आपका ऑप्शन दिया है सोरठा, चौपाई, रोला, बैरवे, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, सोरठा। दोष का दोहे का उल्टा क्या होता है, याद रखना, दोष, दोष से आपका दोष बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भैया भुजंग, भुजंग मतलब आप जानते हो क्या होता है, भुजंग हम कहते हैं सर्प को, है ना, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन याद रखना भुजंग, भुजंग को आपका ब्याल भी कहा जाता है, और भुजंग आपका पन्नग को भी कहा जाता है। तो भुजंग के जो पर्याय हैं, ब्याल, सर्प और गरुड़ हैं, सॉरी पन्नग हैं, और ये गरुड़ आपका नहीं है ना। भुजंग का पर्याय कौन सा नहीं है, तो भुजंग का पर्याय आपका गरुड़ नहीं है, इसलिए इस वाले ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चना है, आपका उड़द है, अरहर है, बाजरा है। कैसे पहचानेंगे, इसका वाक्य बना लीजिए एक, है ना। चना खाया जाता है या फिर चना खाई जाती है, दोनों में से कौन सा सही लग रहा है, चना खाया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भैया पुल्लिंग हो जाएगा। उड़द खाया जाता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बाजरा खाया जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन अरहर खाया नहीं जाता है, खाई जाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपको पहचानना है अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो उस शब्द को संज्ञा बना करके वाक्य प्रयोग कर लीजिए, है ना। क्रिया आपको बता देगी कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो अच्छा विकल्प ये भी होता है, विशेषण उसके सामने लगा लो, है ना। अच्छा चना होता है, अच्छा उड़द होता है, अच्छी अरहर होती है, अच्छा बाजरा होता है, तो यहाँ पर अच्छी लगेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है ये ह्रस्व आ दिया है, छोटा आ जिसको आप कहते हो, है ना। ये जो ह्रस्व आ है यानी आ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो देखिए आ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका ऑप्शन में से चुनना है, कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा। क्या होता है, तो मैं बता दूं, आपका ह्रस्व आ हो यानी छोटा आ जिसको कहते हो और बड़ा आ जिसे कहते हो, ये आपका कंठ से होता है, ये आपका कंठ से उच्चारित होता है। छोटी ई और बड़ी ई जो होता है ये आपका तालु से उच्चारित होता है, और छोटा ऊ और जो बड़ा ऊ होता है ये आपका ओष्ठ से उच्चारित होता है ना। तो छोटा बड़ा कंठ से उच्चारित होता है, तो ये ध्वनि कैसी हो जाएगी, कंठ हो जाएगी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है रस भरा में कौन तत्पुरुष का, यहाँ पर रस भरा में मिसप्रिंट हुआ है, रस भरा में, है ना, तत्पुरुष का कौन सा भेद निहित है। तो भैया रस भरा, आप इसका विग्रह कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, है ना। तो तोड़ोगे आप तो रस भरा का मतलब क्या हो जाएगा, रस से भरा, रस से भरा, यही इसको तोड़ेंगे तो इसी में टूटेगा, है ना। अब यहाँ पर ये आपको कारक चिन्ह दिख रहा है, आप तो जानते हो तत्पुरुष समास जो होता है उसकी पहचान करना है तो आप शब्दों को तोड़िए, और उसमें अगर कोई भी चिन्ह मिल जाता है, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को किसको कर्ण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध का, कि नानी ने रारी रे अधिकरण में पेपर है और ये होते हैं आपके कारक और कारक चिन्ह, है ना। तो कारक अगर मिल जाता है चिन्ह तो वहां पर तत्पुरुष होता है, लेकिन तत्पुरुष में भी कई भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, इस तरह से तमाम होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो रस से भरा, रस और रस से भरा, इसका मतलब दोनों साथ साथ हैं, और साथ साथ रहेगा तो करण से साथ द्वारा, करण से साथ द्वारा करण तत्पुरुष होगा, है ना। से चिन्ह किसका भी होता है, अपादान का भी होता है, लेकिन अपादान से अलग होना, अलगाव की स्थिति में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां अलग हो जाएगा, तो वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष होगा, है ना। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। देखिए दोस्तों, हाँ, मैंने आप लोगों को बताया है एक ट्रिक, कूदो रे, है ना। क्या बताया है, कूदो रे, कूदो रे, है ना।
कूदो रे, यानी यहाँ पर कु से हो जाएगा कुंडलियाँ, दो से हो जाएगा दोहा और रे से हो जाएगा रोला। दोहा और रोला, दोहा और रोला से कौन सा मिलकर बनता है? कुंडलियाँ। और कुंडलियाँ आपका ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, अतः आपका ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और एक होता है छप्पय, है ना, वो रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है, विषम मात्रिक छंद होता है। ये आपका जो कुंडलियां है ये भी आपका विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है दाएं बाएं अंदर इस ओर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है? देखिए दोस्तों, ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? दाएं बाएं कह दिया तो क्या समय का बोध हो रहा है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दाएं बाएं मैंने कह दिया तो क्या परिमाण का मतलब होता है वजन, भार, क्या भार का बोध हो रहा है? तो आप कहोगे नहीं, दाएं बाएं कहने से भार थोड़े वजन होता है ना, भार का थोड़े संकेत मिल रहा है। अगर यहाँ पर दाएं बाएं कह दिया, अंदर कह दिया तो क्या ये रीत, रीत का मतलब ढंग, ढंग का बोध करा रहा है? तो ये भी नहीं है। दाएं बैठो बाएं बैठो मतलब स्थान का बोध कराता है। दाएं स्थान होता है, बाएं स्थान होता है, अंदर स्थान होता है, इस ओर स्थान। तो ये दाएं बाएं अंदर इस ओर ये सभी आपका स्थान बोधक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में इसे जाना जाता है। आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए दोस्तों, चीज़ों को याद करने के लिए अपने तरफ से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बना कर रखना चाहिए, है ना, तभी याद होता है चीज़ें। मैं तो सारी चीज़ें रटता नहीं, मैं तो कोई भी चीज़ रटा नहीं हूँ। बस चीज़ों को डीपली समझ करके, है ना, उसको, उसका प्रयोग, उसका ढंग, उसका तरीका जो कुछ भी है उसको अपने दिमाग में सेव करके रखता हूँ, है ना। आप भी ऐसा ही करोगे तो आपका भी हिंदी जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कीर शब्द का अर्थ होता है। अब दोस्तों यहाँ पर तो याद करने वाली बात है। कीर, इस कीर शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या कील होता है, कीड़ा होता है, तोता होता है, हाथी होता है? तो आप लोगों ने तोता का पर्यायवाची पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये कीर मिलेगा। कीर क्या होता है? तोता का पर्याय होता है। तो तोता इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको याद करना है। और याद कैसे करोगे? रिवीजन, बार बार रिवीजन होता रहेगा ना तो याद हो जाएगा। कह रहा है नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पर नमक का दरोगा, है ना, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय हैं। तो नमक का दारोगा जो कहानी है ये आपकी कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की, है ना। मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है गोदान गबन कफन, है ना। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रसारण का विलोम शब्द है। भैया प्रसारण का पहले अर्थ जानने का प्रयास करो, तो उसका विलोम जो होगा वो अपने आप थोड़ा सा आप गेस कर ले जाओगे। तो प्रसारण, प्रसारण का मतलब होता है फैला देना, है ना। प्रसारण का मतलब क्या होता है? फैला देना। तो फैला देना का विपरीत क्या होगा? प्रदर्शन करना? नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रसारण का मतलब है फैला देना, तो यहाँ प्रतिपादन कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। आरक्षण कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। आकुंचन, आकुंचन मतलब समेट देना, है ना, इकट्ठा कर देना। प्रसारण माने क्या? फैला देना। आकुंचन का मतलब क्या? इकट्ठा कर देना। तो यहाँ प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? आकुंचन हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? तो आपका ऑप्शन दिया है रूपक है, अनन्वय है, उपमा है, यमक है। कौन सा अलंकार होगा? तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब किसी की तुलना हम करते हैं और तुलना करने के लिए कोई ना मिले, यानी उसकी तुलना करने के लिए कोई है ही नहीं, उसकी तुलना खुद उसी से करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर भारत के सम भारत है, यानी भारत के समान सिर्फ भारत है, भारत के समान सिर्फ भारत है, यानी भारत की तुलना भारत से ही कर दी गई, उसी से कर दी गई। ऐसे ही कहा जाता है तुलसी के सम तुलसी हैं, सूर्य के सम सूर्य, है ना। तो तुलसी के सम अगर सूर्य ही रहेंगे, तुलसी के सम अगर तुलसी ही रहेंगे, सूरदास के समान सूरदास ही रहेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम तुलना करते हैं उसी से जो है, जैसे भारत की तुलना भारत से ही कर दिया, तो वहां पर ऐसी जगहों पर होता है अनन्वय अलंकार। हम तोड़ेंगे अन धन अन्वय, है ना, अन धन अन्वय तोड़ लेंगे, यानी अन मतलब नहीं है, अन्वय मतलब कोई दूसरा अवयव, यानी तुलना के लिए कोई दूसरा अवयव ना हो तो वहां पर क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। खुद उसकी तुलना उसी से करना पड़ जाता है। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है?
भैया आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है ना। आजमगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्रज जो है ये तो बुंदेलखंड एरिया जो है वहाँ पर बोली जाती है ना। और अवधी अवधी जो बोला जाता है आपका जो लखनऊ के बाद जो तुम्हारा फैजाबाद पड़ता है ना, बाराबंकी पड़ता है, अंबेडकर नगर पड़ता है, संत कबीर नगर पड़ता है, इन सभी जिलों में बोला जाता है क्या? अवधी बोली। भोजपुरी भोजपुरी बोला जाता है आजमगढ़ में, है ना। बनारस है ना, आजमगढ़ हो गया, बनारस हो गया, मऊ हो गया, इन सभी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो आजमगढ़ भी आपका भोजपुरी बोली के अंतर्गत आता है ना। अब देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन है और यही आज का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अल्पज्ञ अल्पज्ञ देखिए अल्पज्ञ है ना, अल्पज्ञ का विलोम आपको ढूंढना है। तो क्या अवज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, क्या होगा? है ना। तो देखिए अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है अभिज्ञ, है ना। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ होगा। इसका ऑप्शन डी आपका सही है। आज का हमारा वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम,